हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टेप। सो आज की हमारी जो क्लास है इसमें हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर यहाँ पर करने वाले हैं। जो भी पिछले वीक में हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं वो मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करूँगी। जैसा कि आप जानते हैं ये जो हमारी क्लास होती है सिविल स्टेप इंस्टीट्यूट के द्वारा आप लोगों के लिए, जो स्टूडेंट 2025 के लिए 2025 के लिए यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और प्रीलिम्स में बैठने वाले हैं, उनके लिए विशेष तौर पर ये प्रोग्राम है, बहुत ही हेल्पफुल है। यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वाइज डेली बेसिस पे करंट अफेयर मिलते हैं, राइट। अलग अलग टीचर्स अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आप लोगों के साथ करंट अफेयर डिस्कस करते हैं। आज मैं आपके साथ यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड करंट अफेयर डिस्कस करूंगी। एक चीज मैं आपको क्लास के शुरू में ही बता देती हूँ कि अगर आप लोग सीरियस एंड सिंसियर एस्पिरेंट हो, है ना, देखो यूपीएससी हमसे सिंसियरिटी की डिमांड करती है, कंसिस्टेंसी की डिमांड करती है, ठीक है। एक चीज तो होता है कि सोचना कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, करोगे, राइट। और एक चीज होती है कि आप सच में कर रहे हो, आपको करना है, क्रैक करना है एग्जाम। उसके लिए आपको दो चीजें देनी पड़ती हैं। कंसिस्टेंसी होती है जो कि आपका टाइम डिमांड करता है ना। अगर आपने टाइम नहीं दिया तैयारी को, प्रिपरेशन को, तो आप वहां पर उतनी चीजें फुलफिल नहीं कर पाते हो। वो कहीं ना कहीं एक तरीके से चीजों को टेकन फॉर ग्रांटेड लेना हो जाता है। तो मैं यहाँ पर आपको एक चीज सजेस्ट करना चाहूंगी कि आप लोग चूंकि अपना टाइम दे रहे हो, स्ट्रेटजी बना करके एकदम राइट डायरेक्शन में अपनी तैयारी स्टार्ट करो। और उसमें आपकी मदद करने वाला है सर्वाधार इनिशिएटिव, ठीक है। जैसा कि मैं आपको 2 मिनट पहले ही बता चुकी हूँ, सब्जेक्ट वाइज आपको करंट अफेयर मिलते हैं और आप ये भी जानते हैं कि प्रीलिम्स में कितना ज़्यादा वेटेज करंट अफेयर का रहता है। लगभग हर सब्जेक्ट में जो स्टैटिक पोर्शन है, आजकल स्टैटिक पोर्शन को भी करंट अफेयर से रिलेट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने पीवाईक्यूज को डिस्कस कर लिया है, एनालिसिस कर लिया है, तो अच्छी बात है, आपको पैटर्न पता होगा। अगर नहीं किया है तो जरूर कर लो, तो आपको एक पैटर्न पता चल जाएगा कि यूपीएससी चल किस डायरेक्शन में रही है, ठीक है। सो हम लोग देख लेते हैं आज का अपना पहला मुद्दा, यहाँ पर देख लेते हैं क्या है। उसके पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, हम जो यहाँ पर करंट अफेयर डिस्कस करेंगे, न्यूज डिस्कस करेंगे, वो अलग अलग सोर्सेज से रहने वाले हैं। और वो सोर्सेज कौन से हो सकते हैं, यहाँ पर द हिंदू हो सकता है, इकोनॉमिक्स टाइम हो सकता है, पीआरएस, इंडियन एक्सप्रेस, डाउन टू अर्थ योजना, लाइव मिंट, पीआईबी और कुरुक्षेत्र जैसे हमारे सोर्सेज हैं, है ना। सो देख लेते हैं। जो हमारा फर्स्ट आज का मुद्दा है, इश्यू है, वो है स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप। साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये हमारा यहाँ पर न्यूज है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी अगर आप बात करते हैं तो ये आपका स्पेस से रिलेटेड इशू आ जाता है, राइट राइट। इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, क्या न्यूज है? स्क्वायर किलोमीटर एरे वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप इन मेकिंग बिकम्स पार्शियली फंक्शनल। मतलब कि जो स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप है, सबसे पहली बात तो आपको यहाँ पर ये पता चली कि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है, विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप है जो बन रही है। दूसरी बात, बिकम्स पार्शियली फंक्शनल, यानी कि ये पार्शियली, पूर्ण तो नहीं, अभी आधे पार्शियली फंक्शनल हो चुकी है, यानी कि अपना इसने काम करना शुरू कर दिया है। इस वजह से ये अभी न्यूज में है। स्क्वायर किलोमीटर एरे, जिसको शॉर्ट में SKA भी बोला जाता है, आप इसको शॉर्ट में बोलते हैं SKA, इज एन इंटरनेशनल साइंस प्रोजेक्ट। इंटरनेशनल साइंस का ये प्रोजेक्ट है विद हेडक्वार्टर्स इन यूके। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यूके में। इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ SKA इन दिसंबर 2020, 2022 में भारत इसका सदस्य बना था, ठीक है। आगे यहाँ पर देख लेते हैं। सो ये जो स्क्वायर एरे टेलीस्कोप है, इस तरीके से ये विजुअल होते हैं, इस तरीके से ये दिखते हैं। संदर्भ क्या है? जैसा कि अभी हमने देखा, पार्शियली ये फंक्शन हो चुका है, फंक्शनल हो चुका है, इसने अपना काम करना शुरू कर दिया है, इस वजह से अभी ये चर्चा में है। सो स्क्वायर किलोमीटर SKA वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप, ये ध्यान रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि ये विश्व की सबसे बड़ी रेडियो टेलीस्कोप है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड लार्जेस्ट रेडियो टेलीस्कोप है, ये ध्यान रखना है इसके बारे में। एंड इन मेकिंग हैज कैरीड आउट इट्स फर्स्ट ऑब्जर्वेशन एंड सिग्नलिंग दैट एटलीस्ट अ पार्ट ऑफ येट टू बी कंप्लीटेड फैसिलिटी हैज बिकम फंक्शनल।
इसलिए ये अभी चर्चा में है। अब हम इस टेलीस्कोप के बारे में जानेंगे कि ये है क्या, बन कहाँ पर रही है, इसके फीचर्स क्या हैं, इसकी विशेषताएं क्या हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। सो इट इज अ स्टेट ऑफ आर्ट mega science international facility to build the world biggest and the most sensitive radio telescope for addressing a wide variety of cutting edge science goal। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कटिंग एज टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में एक और न्यू टेक्नोलॉजी इमर्ज हुई है जिसको कटिंग एज टेक्नोलॉजी बोला जाता है। ये आपके बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज किया जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, देख लेते हैं हम इसको। अगर हम इसके लोकेशन की बात करें कि ये कहाँ पर स्थित है, अवस्थित कहाँ पर है, सो इट इज को लोकेटेड इन ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर SKA लो एंड द साउथ अफ्रीका SKA मेड विद ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स इन यूके में इसके ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स हैं एंड इज एक्सपेक्टेड टू रिवोल्यूशनाइज रेडियो एस्ट्रोनॉमी। यानी कि ये को लोकेटेड है, एक जगह लोकेटेड नहीं है। अगर हम बात करते हैं कि SKA लो कहाँ पर लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया में, और SKA मिड यानी कि स्क्वायर किलोमीटर एरे मिड कहाँ पर लोकेटेड है, ये साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है, और इसके फंक्शनल हेडक्वार्टर कहाँ पर है, यूके में। सो द एरे इन साउथ अफ्रीका इज नेम्ड SKA मिड। जो SKA साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है उसको SKA मिड के नाम से जाना जाता है, वाइल द वन इन ऑस्ट्रेलिया इज कॉल्ड SKA लो, और जो ऑस्ट्रेलिया में है उसको SKA लो, ये ध्यान रखना है। ऑस्ट्रेलिया SKA लो, साउथ अफ्रीका SKA मिड। और इसी के साथ आपको क्या, देखो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इश्यू हो गया। इसी के साथ जब आप ऑस्ट्रेलिया की बात देख रहे हैं, यहाँ पर अफ्रीका की बात देख रहे हैं, तुरंत मैपिंग कर लो, तुरंत वहाँ के बारे में जान लो, चीज़ों के बारे में। ठीक है, सो इस तरीके से जब आप तैयारी करोगे ना, इंटर रिलेट करके चीज़ों को, सब्जेक्ट्स को, यूपीएससी की तैयारी कभी भी सिंगल सब्जेक्ट नहीं होते कि आप एक सब्जेक्ट पढ़ रहे हो और दूसरों से कोई लेना देना नहीं है तो आप कर लोगे। हमेशा आपको जोड़ के पढ़ना होता है, कनेक्ट करके पढ़ना होता है। प्लस कभी भी ऐसे नहीं होता है कि आप बस प्रीलिम्स की तैयारी करोगे तो आपका हो जाएगा। आपको कंबाइंड तैयारी करनी होती है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ठीक है, क्योंकि वो अपने एटीट्यूड में लाना होता है आपको, राइट। एंड रिफ्लेक्टिंग द फ्रीक्वेंसी रेंज दे ऑपरेटेड इन। आगे देख लेते हैं। सो द फैसिलिटी इज मीन टू ऑब्जर्व द यूनिवर्स इन अ न्यू वे। ये जो फैसिलिटी है, ये जो टेलीस्कोप है, ये ऑब्जर्व करने में सहायक होगी यूनिवर्स को एक नए तरीके से, एंड प्रूव क्वेश्चंस रिलेटेड टू द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। और इससे यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई है, इन सवालों के बारे में कुछ यहाँ पर सोल्यूशन मिलेंगे, इनके आंसर्स मिलेंगे। यूनिवर्स की फॉर्मेशन कैसे हुई है, एवोल्यूशन कैसे हुआ है गैलेक्सीज का, एंड सीकिंग द ओरिजिन्स ऑफ लाइफ, और जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। तो इतनी सारी चीज़ों को ये यहाँ पर सॉल्व करने वाली है, यानी कि यूनिवर्स को एक नए तरीके से देखने का इसके थ्रू एक अवसर मिलने वाला है। ठीक है, इंडिया बिकम अ मेंबर ऑफ SKA इन दिसंबर 2022। ये चीज आपको ध्यान रखना है कि भारत स्क्वायर किलोमीटर एरे का 2022 दिसंबर 2022 में सदस्य बन चुका है। तो अगर मान लो स्टेटमेंट क्वेश्चन आपका आ जाए एग्जाम में कि क्या भारत इसका सदस्य फाउंडेशनल मेंबर है ना, तो नहीं, 2022 में सदस्य बना है। या अगर जैसे 25 में बैठोगे, आज ये 24 में सदस्य बना है, नहीं, याद रखना है भारत SKA का 2022 में सदस्य बना है। ठीक है, अदर कंट्रीज इन्वॉल्व इन दिस प्रोजेक्ट आर कनाडा, चाइना, इंडिया, इटली, न्यूजीलैंड, स्वीडन एंड नीदरलैंड। ये देश हैं जो इसके साथ इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, तो इनके भी नाम याद रखने हैं, है ना। बस इनके नाम याद रख लोगे आप तो ये रहेगा कि अगर कोई एक्स्ट्रा नाम दे दिया जाए, मान लो आपके क्वेश्चन आ जाए SKA के बारे में कि SKA कंट्रीज इन्वॉल्व इन दिस SKA प्रोजेक्ट आर कनाडा, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, न्यूजीलैंड। सो पाकिस्तान इसमें शामिल नहीं है, अफगानिस्तान शामिल नहीं है, यूक्रेन शामिल नहीं है ना। इन चीज़ों को ध्यान रखना है, जो शामिल हैं उनको याद कर लो। सो जो शामिल नहीं है वो अपना पता चल जाएगा आपको, राइट। अगर वहाँ से स्टेटमेंट बनता है तो आप उसको ये करने में आपको आसानी होगी कि कौन सा इनमें से सही है और कौन सा इनमें से गलत है। क्लियर है ये चीज़? चलो आगे देख लेते हैं। अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि टेलीस्कोप क्या होता है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप। सो ये जो टेलीस्कोप शब्द है ये है क्या, उसके बारे में जान लेते हैं। इट इज़ अ टूल। पहली बात तो ये है, टेलीस्कोप एक टूल होता है, एक उपकरण होता है, एक टूल होता है, राइट। ये एक
उपकरण होता है, एक टूल होता है। ये चीज बहुत ध्यान से आप देख लीजिए। दैट एस्ट्रोनॉमर्स यूज टू सी फॉर वे ऑब्जेक्ट्स, जिन्हें कि एस्ट्रोनॉमर्स दूर की वस्तुएं देखने के लिए प्रयोग में लाते हैं। जो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं उनको देखने के लिए प्रयोग में लाते हैं, उनको टेलीस्कोप बोला जाता है, राइट। एंड मोस्ट टेलीस्कोप्स आर and all ranges telescopes work by using curved mirror to gather and focus light from the night sky। दूसरी चीज, ज्यादातर जो टेलीस्कोप होते हैं वो बहुत बड़े स्तर पर, और लार्ज टेलीस्कोप जो होते हैं वर्क बाय यूजिंग द कर्व्ड मिरर। इनमें किस तरीके के मिरर्स का प्रयोग किया जाता है? कर्व्ड मिरर का प्रयोग किया जाता है। ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। अगर मान लो कभी देखो यूपीएससी है, आप उससे आसानी की उम्मीद नहीं कर सकते, और जो स्टूडेंट कंप्लीटली अच्छे से तैयारी कर रहे होते हैं ना, अब देखो यहाँ पे ये कर्व्ड मिरर की बात हो रही है। अब अगर टेलीस्कोप के बारे में आपने पढ़ा ही नहीं है, आप खूब पढ़ रहे हो टेलीस्कोप, बट टेलीस्कोप जो शब्द है उसके बारे में नहीं पढ़ा, तो आप यहाँ तक कभी नहीं पहुंच पाओगे कि टेलीस्कोप में किस तरीके के शीशे का या मिरर का प्रयोग किया जाता है। सो यहाँ पर कर्व्ड मिरर का प्रयोग किया जाता है। कुछ ही डिफरेंस होता है क्वालिफाई होने वाले स्टूडेंट्स में और डिसक्वालीफाई होने वाले स्टूडेंट्स में, ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। इसलिए ध्यान से ऑब्जर्वेशन के साथ चीज़ों को पढ़ना है। जो भी चीज़ पढ़ रहे हो उसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन गैदर आपको करनी है, राइट। कर्व्ड मिरर का प्रयोग क्यों किया जाता है? कई बार किया, कब, क्यों, कहाँ, इस तरीके के चीजें स्टेटमेंट्स भी जोड़े जाते हैं, तो हमें ये सारी चीजें पता होना चाहिए। पहली बात तो टेलीस्कोप में कर्व्ड मिरर का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसके द्वारा क्या होता है, टू गैदर एंड फोकस, यानी कि चारों तरफ से लाइट को गैदर करना और फोकस करना फ्रॉम अ नाइट स्काई, राइट। इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे देख लेते हैं। ओके, सो इससे रिलेटेड हमारा सवाल है, वो जान लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्क्वायर किलोमीटर एरे टेलीस्कोप। स्क्वायर किलोमीटर टेलीस्कोप के बारे में हम यहाँ पर निम्नलिखित कथनों के बारे में देखेंगे। कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है? विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही है ये देखना है। देखो, बहुत ज्यादा ह्यूमन एरर्स हो जाते हैं जब हम एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं, है ना। सो उन चीजों पे हमें ध्यान देना है कि सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं, एग्जामिनेशन इतना प्रेशर होता है ना कि पूरे साल आपने 1 साल 2 साल तैयारी की होती है और वो 2 घंटे डिसाइड करते हैं आपके करियर को, राइट। सो उसमें क्या होता है, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। और मोस्टली आपने एक चीज़ देखी होगी, जब भी प्रीलिम्स होता है यूपीएससी का, मोस्टली उस समय गर्मियाँ होती हैं। या तो जून होगा, मई या जून में एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाता है। अगर कोई किसी भी तरीके का कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई है और एग्जाम को पोस्टपोन नहीं, बहुत रेयर केस में ही यूपीएससी अपना एग्जाम को आगे पीछे बढ़ाती है, ठीक है। सो गर्मियां होती हैं, एक अलग तरीके का उस समय पे ये रहता है। दूसरी चीज़ ये है कि वो 2 घंटे आपके लिए इतने ज़्यादा हैवी होते हैं। सो वहाँ पर सही आते हुए भी ना इतने ह्यूमन एरर हो जाते हैं कि आपने सही टिक किया है क्वेश्चन पेपर में, बट ओएमआर सीट भरते समय आप बी का सी का डी कर देते हो, कम से कम 4 से 5 सवाल आपके ना ह्यूमन एरर में गलत हो जाते हैं। जबकि यूपीएससी में ये गलतियां होने का मतलब है कि हमारे 1 से 1.5 साल 2 साल जितना भी आपने उस समय दिया है, पैसा दिया है, सब एकदम से खराब चले जाना, है ना। तो ये वाली लाइन जरूर पढ़नी है कि सही पूछ रहा है या गलत पूछ रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं। इट इज अ कोरिलेटेड इन ऑस्ट्रेलिया एसके लो एंड साउथ अफ्रीका एसके मिड विद ऑपरेशनल हेडक्वार्टर्स इन यूके एंड इज एक्सपेक्टेड टू रिवोल्यूशनाइज रेडियो एस्ट्रोनॉमी। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। सेकंड क्या है? इट इज अ स्टेट ऑफ द आर्ट mega science international facility to build the world biggest and most sensitive radio telescope for addressing a wide variety of cutting edge science goals। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। आंसर कौन सा होगा? आंसर होगा हमारा ए। आंसर होगा यहाँ पर ए। बिल्कुल सही बात है, आंसर हमारा ए है। दूसरा जो हमारा न्यूज है, मुद्दा है, वो है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल क्या होता है? अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का हमारा ये मुद्दा है, राइट। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी अगर आप यहाँ पर बात करेंगे, सो एविएशन फ्यूल की बात हो रही है। एक तरीके से ये एनर्जी की बात हो रही है, चूंकि फ्यूल की बात हो रही है। दूसरा एविएशन फ्यूल की बात हो रही, तो ये स्पेस की बात भी हो रही है ना। सो आप इसको देखो, कई बार क्या होता है कि कोई कोई मुद्दे आपके ऐसे होते हैं 2 से 3 सब्जेक्ट के साथ कनेक्ट कर जाते हैं। सो देख लेते हैं हम यहाँ पर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल क्या होता है और चर्चा में क्यों है। ये न्यूज है मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, यानी कि पीआईबी।
पीआईबी की ये न्यूज है आपकी, राइट। देख लेते हैं। सो पब्लिश किया इसको मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के द्वारा। Joint statements on meeting between Ministers of Petroleum and Natural Gas of India and Ministers of Mines and Energy of Brazil or cooperation between India and Brazil in the energy sector। दूसरी चीज क्या है, जब बात सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की हो रही है, पहली बात तो पीआईबी की न्यूज है, स्पेस एंड एनर्जी दोनों से सब्जेक्ट से कोरिलेट करती है। दूसरी चीज क्या है, ये भारत और ब्राजील के बीच की वार्ता है, इनके बीच में यहाँ पर सहयोग की एनर्जी सेक्टर में कोऑपरेशन की बात हुई है, वहां से ये न्यूज हमारी निकल करके आई है। देख लेते हैं क्या है। The Minister of Petroleum and Natural Gas of Republic of India and Honorable Minister Hardeep Singh Puri paid off an official visit to Federation Republic Brazil। यानी कि भारत के जो पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्टर हैं वो ब्राजील की ऑफिशियल यात्रा पर गए हैं फ्रॉम September 19 to 21 ऑन एविएशन ऑफ द मिनिस्टर ऑफ माइंस एनर्जी ऑफ फेडरेटिव रिपब्लिक ऑफ ब्राजील। एंड यहाँ पर आप देखेंगे अलेक्जेंडर सिल्वेरिया and Honorable Hardeep Singh Puri was accompanied by Indian oil and gas companies representing both the upstream and the downstream sectors। So भारत और ब्राज़ील के ये बीच का एक प्रोजेक्ट है, उस पर बात हुई है। भारत के पेट्रोलियम नेचुरल गैस मिनिस्टर अभी ब्राज़ील की ऑफिशियल यात्रा पर गए हैं, वहाँ पर देख लेते हैं। रिसेंटली इंडिया एंड ब्राज़ील हैव डिसाइडेड टू कोलैबोरेट। भारत और ब्राज़ील ने अभी डिसाइड, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए ज्योग्राफी के एस्पेक्ट से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्राज़ील की हमें मैपिंग करनी है, ध्यान रखना है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल की बात हो रही है, एनर्जी की बात हो रही है, यहाँ पर आपके बात हो रही है नेचुरल गैस की, फ्यूल की, एनर्जी की एंड स्पेस से रिलेटेड, चूंकि एविएशन फ्यूल की बात हो रही है, राइट। सो प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल्स, देख लेते हैं ये क्या है। एविएशन फ्यूल क्या है, यानी कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है क्या, उसके बारे में जान लेते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज बायोजेट फ्यूल। अगर आपको कहीं पर सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल दिखा मिले तो आप समझ जाइए कि बायोजेट फ्यूल की बात हो रही है, पहली बात, राइट। दूसरी चीज, इट इज मेड फ्रॉम रेन्यूएबल बायोमास एंड वेस्ट रिसोर्सेज। जिस तरीके से बायोफ्यूल बनता है उसी तरीके से, और इसको बोला भी गया है बायोजेट फ्यूल, उसी तरीके से ये भी बनता है। हैव द पोटेंशियल ऑफ डिलीवर द परफॉर्मेंस ऑफ पेट्रोलियम बेस्ड जेट फ्यूल, राइट। इट इज अ लिक्विड फ्यूल करेंटली यूज्ड इन द कमर्शियल एविएशन, और ये एक लिक्विड फ्यूल है, ये ध्यान रखना है। अगर आ जाए कि सॉलिड फ्यूल है, जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है वो सॉलिड फ्यूल है, नहीं, ये एक लिक्विड फ्यूल है। करेंटली यूज्ड इन द कमर्शियल एविएशन, और करेंटली ये यूज हो रहा है किसमें, कमर्शियल एविएशन में। विच रिड्यूस्ड CO2 कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन बाय अप टू 80%। कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को ये कार्बन डाइऑक्साइड को 80% तक उसका ये शमन करता है, एमिशन करता है, राइट। एंड यहाँ पर हम प्रोडक्शन की अगर बात करें कि इसको प्रोड्यूस कैसे किया जाता है, सो इट कैन बी प्रोड्यूस्ड फ्रॉम नंबर ऑफ सोर्सेज लाइक फीड स्टॉक्स including waste oil, fats, green and the municipal waste and non-food crops। कई तरीके के वेस्ट पदार्थों से इसका प्रोडक्शन किया जा सकता है, इसका उत्पादन किया जा सकता है बायोफ्यूल का, जो कि अभी कमर्शियली एविएशन में प्रयोग किया जा रहा है। ये एक लिक्विड फ्यूल है, इसको आप बायोजेट फ्यूल भी बोलते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को अप टू 80% तक एमिशन करता है, राइट। ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है ये हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इसके सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि इसका महत्व क्या है, महत्व देख लेते हैं कि इसका महत्व क्या है। सो इट्स कार्बन फुटप्रिंट इज सिग्निफिकेंटली लोअर देन एविएशन टर्बाइन फ्यूल, यानी कि इसका जो कार्बन फुटप्रिंट है वो सिग्निफिकेंटली लोअर है, यानी कि प्रासंगिक रूप से काफ़ी कम है जो एविएशन टर्बाइनल फ्यूल होता है उसकी अपेक्षा। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है, महत्व है। एंड इट इज सस्टेनेबल, दूसरी बात ये सतत है, सस्टेनेबल है। क्यों? क्योंकि जैसा कि हमने देखा रेन्यूएबल सोर्सेज से इसको बनाया जाता है, चूंकि एक बायोफ्यूल है, राइट। एंड बिकॉज द
raw feed stocks does not compete with the food crops or water supplies or is responsible forest degradation, right? आगे देख लेते हैं. It remains the major mature viable pathway to decarbonized and the aviation sectors at the same time. और उसी समय पर जो sustainable aviation fuel है, sustainable aviation fuel only accounts for 0.3% of the current fuel यूज फॉर एविएशन, राइट? उसके बाद यहाँ पर हम लोग देखेंगे इसके बारे में बायोफ्यूल क्या है, क्योंकि अभी तक हमने देखा कि जो फ्यूल है, एविएशन फ्यूल है, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल है, ये एक तरीके का बायोफ्यूल है, क्योंकि ये रेन्यूएबल सोर्सेज से बनता है, बहुत तरीके के वेस्ट पदार्थ से बनता है ना. सो ये बायोफ्यूल होता क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं. इट इज अ टाइप ऑफ फ्यूल, एक प्रकार का ईंधन ही होता है. जो बायोफ्यूल होता है, जो जैव ईंधन होता है, हम इसको हिंदी में बोलते हैं जैव ईंधन. जैव ईंधन एक प्रकार का ईंधन ही होता है, ये मान लीजिए आप, ठीक है? ये एक प्रकार का ईंधन ही होता है. that generated naturally or artificially from the biomass of plants or algae material and the animal waste, जो कि प्राकृतिक रूप से या फिर कृत्रिम रूप से पौधे के बायोमास के द्वारा या फिर एल्गीज यानी कि शैवाल आदि के द्वारा या फिर जो जीव जंतु होते हैं उनके वेस्ट के द्वारा, वेस्ट के बायोमास से प्रोड्यूस किया जाता है, चाहे वो प्राकृतिक रूप से किया जाता हो या फिर वो नेचुरली आर्टिफिशियल कृत्रिम रूप से किया जाता हो. It is considered a renewable energy sources because the feedstock material can be replenished easily. यानी कि ये इसको renewable energy भी बोला जाता है, renewable energy का सोर्स माना जाता है, क्योंकि ये feedstock से प्रोड्यूस किया जा सकता है और बहुत सारे जो आपके replenished easily इनको किया जा सकता है, राइट? आगे देख लेते हैं हम इसके बारे में. सो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, जो सवाल है, वो जान लेते हैं यहाँ पर. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल. सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे. 3 स्टेटमेंट हमारे पास हैं. सबसे पहले हम वो चीज़ देख लेते हैं जहां पर हमारा क्वेश्चन गलत होने की संभावना ज़्यादा होती है, तो उस पॉसिबिलिटी को हम कम नहीं, खत्म ही करना है. बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो पॉसिबिलिटी हमारी यही होगी कि जो हम मिस्टेक कर देते हैं एग्जाम में वो हमारी खत्म हो जाए एग्जाम से पहले, राइट? सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट. क्या करना है, सही आंसर का चुनाव करना है. देख लेते हैं यहाँ पर. इट इज ऑल्सो नोन एज बायोजेट फ्यूल. जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल होता है इसको बायोजेट फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है. एंड इट इज मेड फ्रॉम रिन्यूएबल बायोमास एंड वेस्ट रिसोर्सेज हैव द पोटेंशियल टू डिलीवर द परफॉर्मेंस ऑफ पेट्रोलियम बेस्ड जेट फ्यूल. यानी कि इट इज मेड फ्रॉम रेन्यूएबल बायोमास. जो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल होता है ये रेन्यूएबल बायोमास के द्वारा बनाया जाता है, वेस्ट रिसोर्सेज से बनाया जाता है. हैव द पोटेंशियल टू डिलीवर द परफॉर्मेंस ऑफ पेट्रोलियम बेस्ड जेट फ्यूल. जिस तरीके से पेट्रोलियम बेस्ड जेट फ्यूल परफॉर्मेंस देते हैं, परफॉर्म करते हैं, उसी प्रकार से परफॉर्म करने की क्षमता रखता है एविएशन फ्यूल यानी सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल. सो बिल्कुल सही स्टेटमेंट है. थर्ड क्या है, इट इज़ अ लिक्विड फ्यूल. बिल्कुल, हमने देखो जब पढ़ रहे थे हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के बारे में, वहां पर पढ़ा था ये एक प्रकार का तरल ईंधन होता है जो बायोफ्यूल होता है. एंड करेंटली यूज्ड इन कमर्शियल एविएशन. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये भी हमने पढ़ा था. विच रिड्यूस CO2 इमिशन अप टू बाय 80%. सो थर्ड स्टेटमेंट भी हमारा सही है. आंसर कौन सा होगा, बी. तीनों स्टेटमेंट सही हैं, इसका मतलब हमारा यहाँ पर आंसर है बी. क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है वो जान लेते हैं. नेक्स्ट हमारा जो मुद्दा है, इश्यू है, वो है क्वाड कैंसर मूनशूट इनिशिएटिव. देखो, क्वाड से आपको एक चीज याद आई होगी कि क्वाड जो है वो एक ऑर्गेनाइजेशन है जो देशों ने, कुछ देशों ने मिलकर के बनाया है. अब देखो, तैयारी करने का पता है यूपीएससी में तरीका क्या होता है. यहाँ पर आपको एक इनिशिएटिव दिख रहा है, वो है क्वाड कैंसर मूनशूट इनिशिएटिव, राइट? अब आपको क्या करना है, साइंस टेक का ये न्यूज़ है हमारा, ये तो हम यहाँ पर कवर कर लेंगे. बट जब आपको नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की बात आती है तो वहाँ पर जैसे OECD होता है, एशियान होता है, शार्क होता है, क्वाड है ना, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं जो चर्चा में रहते हैं. और भी बहुत सारे जो न्यू ऑर्गेनाइजेशन बनते हैं, सो उनकी भी आप लोग ना एक लिस्ट बना लो, राइट? सो वो आपको रिवाइज करने में आसानी होगी. देख लेते हैं क्वाड कैंसर मूनशूट इनिशिएटिव क्या है. अगेन
अगेन इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हमारा न्यूज है, देख लेते हैं। अब चूंकि यहाँ पर बात आ रही है कैंसर की, सो ये आपका बायोटेक का न्यूज भी बन जाता है, राइट। बायोटेक्नोलॉजी का न्यूज भी बन जाता है। क्या है, व्हाट इज कैंसर मूनशूट इनिशिएटिव, यानी कि कैंसर मूनशूट इनिशिएटिव क्या होता है, दैट क्वाड ग्रुपिंग गेव नोट टू, जिसको कि क्वाड ग्रुप ने नोट किया है। एंड यहाँ पर क्या है, अप्रिशिएटिंग बाइडेन्स थॉटफुल प्रोग्राम। सबसे पहली बात यहाँ पर क्या बात हुई है, ये बाइडेन का, बाइडेन आपको पता है कौन है ना। सो बाइडेन का थॉटफुल प्रोग्राम है जिसको अप्रिशिएट किया गया है। पीएम मोदी said that it would go a long way in providing affordable, accessible and quality healthcare to people in Indo-Pacific countries. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बाइडेन के इस थॉटफुल प्रोग्राम को अप्रिशिएट किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो इनिशिएटिव है क्वाड कैंसर मूनशूट इनिशिएटिव, इसने, और एक चीज आप यहाँ पर देख लो कि किन दो देशों के बीच में वार्ता हो रही, तो इसने ये जो प्रोग्राम है ये लोगों के लिए अफोर्डेबल, एक्सेसिबल, दूसरी चीज क्वालिटेटिव यहाँ पर हेल्थ प्रोवाइड करेगा, इंडो पैसिफिक रीजन में हेल्थ केयर प्रोवाइड करेगा इंडो पैसिफिक रीजन में। अब जैसे यहाँ पर बात आई है इंडो पैसिफिक रीजन की, अब तुरंत आपको क्या करना चाहिए, ये न्यूज पढ़ के तुरंत ये देखना होगा, जैसे ही आपकी ये क्लास खत्म होगी उसके बाद तुरंत देखना इंडो पैसिफिक रीजन में कौन से देश आते हैं, क्या क्या इंडो पैसिफिक रीजन के प्रोग्राम्स हैं, कौन सी न्यू चीजें चल रही हैं, तुरंत नोट्स बना लो उसके और रिवाइज करते रहो कंटिन्यू ना। ये होता है तैयारी करने का एक तरीका। देख लेते हैं इसका संदर्भ क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्यों चर्चा में रहा है ये न्यूज। So recently, Quad grouping took a ground-breaking cancer initiative called the Quad Cancer Moonshot Initiative. ये Quad group, जो Quad countries हैं, उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, उन्होंने ये प्रोग्राम चलाया है जिसको एक नाम दिया गया है Quad Cancer Moonshot Initiative, राइट। देख लेते हैं आगे अबाउट Quad Cancer Moonshot Initiative, यानी ये जो इनिशिएटिव है ये क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं। सो इट वॉज लॉन्च्ड बाय क्वाड कंट्रीज, ये जो इनिशिएटिव है ये क्वाड देशों के द्वारा चलाया गया है। क्वाड देश कौन से हैं, क्या हैं, सो जिन देशों ने मिलकर के क्वाड को स्थापित किया है या जो देश क्वाड के मेंबर हैं उनको क्वाड कंट्रीज बोला जाता है, और उन देशों ने मिलकर के एक इनिशिएटिव चलाया है जिसको नाम दिया गया है क्वाड कैंसर मूनशूट इनिशिएटिव, राइट। सो देख लेते हैं क्वाड में कौन से देश आते हैं। क्वाड में इंडिया है, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये क्वाड कंट्रीज हैं, इन्होंने मिलकर के ये प्रोग्राम चलाया है, इनिशिएटिव लिया है क्वाड कैंसर मूनशूट इनिशिएटिव, राइट। इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य जान लेते हैं। सो इट इज एम्ड एट implementing motivative strategy to prevent, detect, treat and alleviate the impact of cancer on patients and their families। यानी ये जो प्रोग्राम चलाया है, जो इनिशिएटिव लिया है, इसका उद्देश्य है इम्प्लीमेंटिंग इनोवेटिव स्ट्रेटजीज, यानी कि ऐसी स्ट्रेटजी को इनोवेट करना और उनका इम्प्लीमेंट करना जो कि कैंसर को रोक सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं जो पेशेंट है उसको, और उसकी फैमिली का जो बर्डन है उसको भी ये कर सकते हैं, राइट। दूसरा, इट विल फोकस ऑन एक्सपांडिंग सर्वाइकल कैंसर, और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस इसका किस पर रहेगा, सर्वाइकल कैंसर पर रहने वाला है। जो क्वाड कैंसर मूनशूट इनिशिएटिव है इसका मोस्टली फोकस जो रहेगा वो सर्वाइकल कैंसर पर रहेगा। इसकी स्क्रीनिंग, इंक्रीजिंग वैक्सीनेशन अगेंस्ट द ह्यूमन पैपिलोमावायरस HPV एंड कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ये कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिशन इन्फेक्शन हो जाता है, उसके थ्रू ये कैंसर होता है, राइट। एंड दैट इज प्राइमरी कॉज ऑफ सर्वाइकल कैंसर, यानी कि ये जो सर्वाइकल कैंसर होता है ये इसका कारण क्या होता है, किसकी वजह से ये सर्वाइकल कैंसर होता है। सो ये होता है कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड की वजह से, कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन की वजह से ये जो कैंसर होता है सर्वाइकल कैंसर उसकी वजह से होता है। इसीलिए इस कैंसर पर ज़्यादातर फोकस किया जाएगा, और फोकस करने का जो प्राइमरी स्टेज होगा वो क्या होगा यहाँ पर कि इनके प्रति वैक्सीनेशन, एंटी वैक्सीनेशन, इसकी स्क्रीनिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, राइट। दूसरी चीज़ है ट्रीटिंग पेशेंट्स, और जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करने पर यहाँ पर बढ़ावा दिया जाएगा। अब इसमें भारत का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है ये जान लेते हैं, क्योंकि हमको इंडिया में एग्जाम देना है अपना यूपीएससी का, राइट। सो भारत का पक्ष पढ़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में
कि भारत ने यहाँ पर क्या बोला है, क्या इनिशिएट लिया है, भारत का स्टैंड क्या है। सो वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। India will additionally offer technical assistance to interstate countries in the Indo-Pacific region on DPI for cancer screening care and the continuum through its US $10 million contribution to WHO's global initiative on digital health। भारत ने एडिशनली, है ना, अतिरिक्त रूप से यहाँ पर एक हेल्प फाइनेंशियली हेल्प को यहाँ पर एड किया है डिजिटल हेल्थ के लिए। इनिशिएटिव जो WHO का ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ है। कितना अमाउंट है इसका? इसका है US यानी कि $10 मिलियन का, $10 मिलियन का भारत ने यहाँ पर एड प्रोवाइड करने की बात की है। दूसरी चीज कहाँ पर? इंडो पैसिफिक रीजन में DPI फॉर कैंसर स्क्रीनिंग के लिए, उनकी केयर करने के लिए। एंड इंडिया कमिट्स टू प्रोवाइडिंग HPV सैम्पलिंग किट, और भारत ने ये भी प्रॉमिस किया है टू प्रोवाइडिंग, यानी कि जो HPV स्क्रीनिंग किट होती है वो भी प्रोवाइड करेगा भारत। दूसरी चीज डिटेक्शन टूल्स प्रोवाइड करेगा सर्वाइकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, उसके लिए, राइट। एंड वैक्सीन वर्थ $7.5 मिलियन टू द इंडो पैसिफिक रीजन। और इंडो पैसिफिक रीजन में जो सर्वाइकल कैंसर होता है, जो कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है, उसके लिए जो वैक्सीन दिए जाएंगे जिनकी वैल्यू $7.5 मिलियन होगी, ये मदद भी भारत ने यहाँ पर करने का प्रॉमिस किया है। ठीक है। दूसरी चीज, इंडिया इज वर्किंग गो एंड AI बेस्ड ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल फॉर द डिसीज। भारत काम कर रहा है AI बेस्ड, आर्टिफिशियल बेस्ड ट्रीटमेंट पर, बीमारियों के ट्रीटमेंट पर, राइट। अब देखो यहाँ पर एक चीज जान लो, यहाँ AI की बात हुई है या नहीं हुई है? क्या UPSC के हमारे सिलेबस में, जो UPSC का सिलेबस है, चाहे प्रीलिम्स का है, मेंस का है, आपको कहीं पर भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द देखने को नहीं मिलेगा, AI देखने को नहीं मिला। लेकिन जब बात आती है एग्जामिनेशन हॉल में आप बैठे होते हैं, आपको क्वेश्चन, आपको वहाँ सवाल जरूर मिलेंगे, प्रीलिम्स में भी मिलेंगे और मेंस में भी मिलते हैं। ठीक है। इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ, सिलेबस देखो, 4 बार सिलेबस देखो, हर बार अलग अलग तरीके से समझ में आएगा सिलेबस, और जो लिखा है वो तो समझ में आएगा ही। बहुत सारी चीजें आपको वैसी दिखेंगी वहां पर, और वो चीजें कब दिखना शुरू होंगी, इसको बोलते हैं बिटवीन द लाइंस पढ़ना। ठीक है। वो कब देखने को मिलेगा? जब बार बार आप जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना UPSC के, ठीक है, प्रीलिम्स के, सो जब आप उनको बार बार एनालिसिस करोगे, बार बार सॉल्व करोगे, उनकी एक्सप्लेनेशन पढ़ोगे बार बार, तो आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारे टॉपिक्स तो ऐसे पूछे गए जो सिलेबस में दिए ही नहीं हुए हैं। उन्हीं में से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, और ये मेंस में और प्रीलिम्स में दोनों में पूछा जाता है। मैं बार बार बोल रही हूँ, अपनी हर क्लास में बोलती हूँ, सिलेबस जरूर देखो, एक बार नहीं, 4 बार 6 बार देखो कम से कम। अपनी स्टडी टेबल पे चिपका लो, बिल्कुल लगा लो सिलेबस को। ठीक है। दूसरी चीज, जब आप PYQs नहीं देखोगे जब तक, तब आपको आधे से ज्यादा चीजें तो समझ में नहीं आएंगी, चाहे आप कुछ भी कर लो और कितना ही पढ़ लो। सिलेबस PYQ, ये दो ऐसी चीजें हैं कि आप इसको एक तरीके से, कम से कम नहीं है तो हर 15 दिन में एक बार देख लो। ठीक है। बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। आगे देख लेते हैं। इंडिया विल प्रोवाइड सपोर्ट फॉर रेडियोथेरेपी ट्रीटमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर कैंसर प्रिवेंशन इन द इंडो पैसिफिक रीजन। भारत सपोर्ट प्रोवाइड करेगा किसके लिए? रेडियोथेरेपी के लिए एंड ट्रीटमेंट के लिए, कैपेसिटी बिल्डिंग, जो ये कैंसर है, सर्वाइकल कैंसर है, इसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग डेवलप करने के लिए भी भारत बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहा है और उस पर काम कर रहा है। आगे देख लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर वायरस देख लेते हैं। अभी देखा था ना पीछे HPV, सो यहाँ पर वायरस क्या होता है, एक वायरस देख लेते हैं। Virus, it is an infectious microbe consisting of segments of nucleic acid, either DNA or RNA surrounded by a protein coat. आपने जनरल साइंस में पढ़ा होगा, बायोलॉजी में विशेष तौर पर, कि विषाणु क्या होता है, वायरस क्या होता है। वायरस बोला जाता है विषाणु को। ठीक है। जैसे कोविड आया था, कोविड किससे आया था? वायरस था ना कोविड में। बोल भी रहे थे वायरस के मास्क लगाओ, वायरस फैल रहा है बहुत ज्यादा, अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है, वेरिएंट चेंज कर रहा है, आपने ये टर्म सुने होंगे, है ना। तो ये वायरस की क्वालिटी होती है, विषाणु की क्वालिटी होती है कि वो अपनी कॉपी बनाता रहता है, और उसमें भी क्या करता है कि वो अपने कैपेसिटी को डेवलप करता रहता है, यानी कि कॉपी तो करता है लेकिन वेरिएंट चेंज करता रहता है अपने। सो वायरस क्या होता है ये जान लेते हैं। इन्फेक्शियस माइक्रोब है, यानी कि ये एक छोटा सूक्ष्म माइक्रोब होता है, और इसके द्वारा इन्फेक्शन फैलता है
है, राइट, संक्रमण फैलता है सेगमेंट्स, और यहाँ पर ये न्यूक्लिक एसिड इसमें होता है, जो कि डीएनए भी हो सकता है, आरएनए, दोनों नहीं होता, या तो डीएनए बेस्ड होता है या आरएनए बेस्ड होता है। और जो कोविड आया था ना, वो आरएनए बेस्ड वायरस था, ठीक है। सराउंडेड बाय प्रोटीन कोट, जो वायरस होता है उसके चारों तरफ ऐसे प्रोटीन का कोटेड होता है, प्रोटीन की एक कोटिंग होती है, और इसमें या तो डीएनए होता है और मतलब कि या आरएनए होता है, राइट। ये दो चीज यहां पर होती हैं इसमें। अ वायरस कैन नॉट रेप्लिकेट अलोन, ये अकेला रेप्लिकेट नहीं कर सकता है, कॉपी नहीं बना सकता, इंस्टेड इट मस्ट इनफैक्ट सेल एंड यूज कंपोनेंट ऑफ द होस्ट सेल टू मेक कॉपीज ऑफ इटसेल्फ। यानी कि ये ऐसे नहीं है कि कहीं पे बाहर है तो ये रिफ्लेक्ट कर लेगा, आप इसने इन्फेक्ट किया किसी को, उसके शेल में गया, जब तक ये कोशिका में नहीं है तब तक इसकी प्रतिकृति नहीं बन सकती है, रेप्लिका नहीं बन सकती, कॉपी नहीं बन सकती है। इसको कॉपी करने के लिए, खुद को अपनी रेप्लिका बनाने के लिए एक प्लेस की, एक सतह की, कोशिका की आवश्यकता होती है, राइट। एंड ऑफन अ वायरस एंड्स अप किलिंग द होस्ट सेल इन द प्रोसेस, और फिर बाद में क्या होता है कि जो वायरस होता है वो एंड कर देता है होस्ट सेल को, जिसको ये संक्रमित करता है उसी को मार देता है बाद में, एंड कॉजिंग द डैमेज ऑफ द होस्ट ऑर्गेनिज्म, है ना। एग्जाम्पल क्या है इसका, जैसे कि एड्स होता है, एचआईवी, है ना, जो एचआईवी होता है, एड्स ये भी है, कोविड-19 वायरस के द्वारा हुआ था, मेजल्स वायरस के द्वारा होता है, स्मॉल पॉक्स वायरस के द्वारा होता है। सो यहाँ पर ये आपके पास एग्जाम्पल हैं, कई बार पूछ लिया जाता है स्मॉल पॉक्स किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होता है या फिर बैक्टीरिया के द्वारा होता है, फंगल के द्वारा होता है। सो जो स्मॉल पॉक्स होता है वो एक वायरस इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, कोविड वायरल इन्फेक्शन था, एंड एड्स वायरल इन्फेक्शन होता है, एचआईवी जो होता है वो वायरल इन्फेक्शन होता है, राइट। वैसे ही जो मीजल्स होता है, जो खसरा होता है, आपने सुना होगा खसरा, ये भी वायरस के द्वारा होता है, विषाणु के द्वारा फैलने वाला रोग होता है। इससे संबंधित हम सवाल देख लेते हैं। सो कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट क्वाड कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। क्या है, दो स्टेटमेंट हमारे पास हैं। अगेन सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज आर करेक्ट, सही स्टेटमेंट का चुनाव करना है। देख लेते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इट वॉज लॉन्च्ड बाय क्वाड्स कंट्रीज इंडिया, यूएस, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। एंड सेकंड स्टेटमेंट क्या है, इट इज एम्ड एट implementing innovative strategy to prevent, detect, treat and elevative impact of cancer on patients and their family, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। दोनों आंसर हमारे सही हैं, तो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा यहाँ पर ए, राइट, आंसर है हमारा ए। ओके, सो अगली जो हमारी न्यूज है वो है व्हाट इज प्रोजेक्ट 200। प्रोजेक्ट 200 क्या है, अगेन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ये हमारा सवाल है, स्पेस से रिलेटेड सवाल है, देख लेते हैं। द हिंदू की न्यूज है, क्या है न्यूज, बेंगलुरु स्टार्टअप अनवेल्स सैटेलाइट टू ऑपरेट एट अल्ट्रा लो अर्थ ऑर्बिट, यानी कि एट अल्ट्रा लो अर्थ ऑर्बिट पर ये जो सैटेलाइट है इसको अनवेल किया जाएगा, है ना। देख लेते हैं इसको आगे हम लोग। सो अभी ये चर्चा में क्यों है, बेंगलुरु बेस्ड स्पेस स्टार्टअप बेलाट्रिक्स एरोस्पेस रिसेंटली अनवेल्ड प्रोजेक्ट 200 ऑन द इनॉग्रल डे ऑफ बेंगलुरु स्पेस एक्सपो 200। सो स्पेस एक्सपो 200 कहाँ पर अभी हो रहा है, बेंगलुरु में, पहली बात। दूसरी बात, जो प्रोजेक्ट 200 है ये किसके द्वारा चलाया गया है, ये यहाँ पर बेंगलुरु बेस्ड एक स्पेस स्टार्टअप है जिसका नाम है बेलाट्रिक्स एरोस्पेस, इसने इसको लॉन्च किया है, राइट। क्या है प्रोजेक्ट 200, उसके बारे में जान लेते हैं। सो it is an innovative satellite designed to operate at an ultra low earth orbit 180 किलोमीटर टू, यानी कि 180 टू 250 किलोमीटर तक अल्ट्रा लो अर्थ ऑर्बिट पर ये जो सैटेलाइट है, ये जो प्रोजेक्ट है 200, इसको यहाँ पर किया जाएगा ऑपरेट। एंड इट वाज डेवलप्ड, और डेवलप किसके द्वारा किया गया, बाय बेलाट्रिक्स एरोस्पेस। और ये जो हमारा जो कंपनी है ये कहाँ की है, बैंगलोर बेस्ड कंपनी है, स्पेस स्टार्टअप। ट्रेडिशनली सैटेलाइट्स हैव बीन डिप्लॉयड इन द ऑर्बिट एंड एल्टीट्यूड द वेल अबव द 450 किलोमीटर, राइट। एंड दिस एल्टीट्यूड चॉइस हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय वेरियस कंसिडरेशन सच एज द डिजायर्ड एंड मिनिमम इम्पैक्ट ऑफ एटमॉस्फेरिक इंटरफेरेंस टू सैटेलाइट्स ऑपरेशंस।
Though it is known that the satellite's capabilities improve significantly at 200 kilometers, limitations on propulsion technology होती है have prevented satellites from operating at this orbit, right? ये जो प्रोजेक्ट 200 है, it is a technology demonstration mission. टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित करने वाला ये मिशन है टू क्वालिफाई अ न्यू अनकन्वेंशनल सैटेलाइट एंड powered by innovative propulsion system developed in house at around 200 kilometer, right? दूसरी चीज, Bellatrix Aerospace stated that their cutting edge technology, again इसमें भी cutting edge technology का प्रयोग किया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, propulsion technology है, enable satellite to maintain 200 kilometer orbits for years rather than the deorbiting in a few days, right? ओके सो अब एक चीज और देख लो कि लो अर्थ ऑर्बिट क्या होता है. लो अर्थ ऑर्बिट, या इसको शॉर्ट में LEO भी बोलते हैं, एनकम्पासेस अर्थ सेंटर ऑर्बिट विद एन एल्टीट्यूड ऑफ 1200 माइल्स, या मान के चलो 2000 किलोमीटर और लेस, और इसके अंडर में होती है, ठीक है. सो दिस ऑर्बिट इज कंसिडर्ड अ नियर इनफ टू अर्थ फॉर कन्वीनियंट ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, ऑब्जर्वेशन एंड रीसप्लाई. यहाँ पर सैटेलाइट्स को लॉन्च किया जाता है, आपने सुना होगा लो अर्थ ऑर्बिट, है ना, GEO, राइट. अलग अलग प्रकार की सैटेलाइट्स को प्लेस किया जाता है. सो इससे रिलेटेड जो हमारा सवाल है वो जान लेते हैं. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोजेक्ट 200. दो स्टेटमेंट हमारे पास हैं. अगेन सही स्टेटमेंट का चुनाव करना है, ये पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है. पहला स्टेटमेंट क्या है? It is an innovative satellite and designed to operate at an ultra low Earth orbit 180 किलोमीटर टू 250 किलोमीटर. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये हमने अभी पढ़ा पीछे. इट वॉज डेवलप्ड बाय बेलाट्रिक्स एरोस्पेस एंड बेंगलुरु बेस्ड, ये एक स्पेस स्टार्टअप है. बिल्कुल सही बात है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इंडिया में विकसित हो रहा है, ठीक है. दोनों स्टेटमेंट हमारे सही हैं, तो आंसर कौन सा होगा हमारा? सी आंसर होगा हमारे यहाँ पर, राइट. सो आज की हमारी क्लास यहीं पर समाप्त होती है. हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीक अपनी नेक्स्ट क्लास में. अच्छे से पढ़ो, अच्छे से तैयारी करो. हर क्लास में आपको बोलती हूँ, बार बार बोलती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का एनालिसिस बार बार करो, है ना. कम से कम 15 साल के पेपर का एनालिसिस करो आप, ठीक है. दूसरी चीज़ है, न्यूज़पेपर डेली पढ़ो, करंट अफेयर मिलेंगे, और सर्वाधार इनिशिएटिव आपको इसमें बहुत हेल्प करने वाला है यहाँ पर, कि आपको हर सब्जेक्ट के करंट अफेयर डेली मिलते हैं सब्जेक्ट वाइज, ठीक है. सो उसके साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी मिलते हैं यहाँ पर, है ना. सो थैंक यू सो मच. अच्छे से पढ़ो और सिलेबस जरूर देखते रहो.